और इसमें थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती रहेगी। मेडिकल वालों की हेल्प मैं करूंगा, जितनी बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। बट फिर भी मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस यूनिट के पहले एक बार बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन को रिवाइज कर लेना। इसको रिवाइज कर लेना बेटा, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। सबका ध्यान पूरी तरह से बोर्ड की तरफ हो, चैप्टर को पूरे समझने की कोशिश करना। मैं पूरे जीरो से शुरू करूंगा इसको, और धीरे धीरे हर एक चीज को रिलेट करेंगे। आप अगर ध्यान दो, जब हम करंट पढ़ रहे थे तो उस समय हमने केवल डीसी करंट के बारे में पढ़ा, नहीं पढ़ा था? ध्यान से देखो, तुमने पूरे सर्किट में कुछ ऐसा करंट लगाया था, यस और नो? ऐसा ही लगाया था। क्या कहते थे बेटा इसको हम? सेल, सेल और बैटरी। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा था और नेगेटिव टर्मिनल तक अंदर जा रहा था। और ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल किस चीज में होता है? सेल में या बैटरी में होता है। और ये कैसा करंट था बेटा? डीसी करंट, एंड विच स्टैंड्स फॉर योर डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं इसको बेटा हम? डीसी करंट, या फिर इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। लेकिन जो इस सॉकेट में करंट आ रहा होगा, तुम्हारे घर के सॉकेट में आ रहा होगा, इस करंट से ये फैन चल रहा है, ये एसी चल रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, क्या ये डीसी करंट है? ना। ये कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट। जो करंट हमारे पास सप्लाई होकर आ रहा है, नाउ दिस करंट इज नोन एज माय ऑल्टरनेटिंग करंट। इस करंट को हम कौन सा करंट कहते हैं बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्यों कहते हैं इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट? क्यों कहते हैं? दो बातें समझनी होगी। इस करंट का मैग्नीट्यूड भी हर मोमेंट पे चेंज हो रहा होता है, और इस करंट की पोलैरिटी भी हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। क्या क्या चेंज हो रहा था बेटा इस करंट के? मैग्नीट्यूड एज वेल एज द पोलैरिटी। मींस दिस करंट इज बाय डायरेक्शनल, इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल, इनका यह मतलब है कि इस करंट की डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है। मैग्नीट्यूड कई बारी डीसी करंट का भी चेंज हो रहा होता है। मैग्नीट्यूड किसका चेंज हो रहा होता है बेटा? डीसी करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज होने से कोई भी करंट डीसी या एसी नहीं बन जाता। कोई भी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट तब बनेगा अगर उस करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही हो। कौन चेंज हो रही है बेटा? पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? कि करंट कुछ समय तक पॉजिटिव में हो और कुछ समय तक नेगेटिव में हो। ये करंट ऐसा नहीं जा रहा होगा, ऐसा। ये करंट कैसे जा रहा होता था बेटा? पॉजिटिव से ऐसे जा रहा होता। ये करंट ऐसा नहीं जा रहा होगा, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। इट इज इन पॉजिटिव, इट इज इन नेगेटिव, इट इज इन पॉजिटिव, इट इज इन कॉन्टिन्यूसली। जो हमारे सर्किट में करंट आ रहा है, ये सारा करंट ऐसे ही आ रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे वाइब्रेट करता हुआ ये करंट आ रहा है। तो इस करंट का, जो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं, इसमें दो तीन बातें क्या क्या चेंज हो रही है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स पोलैरिटी। इसी पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया? कभी वो पॉजिटिव है और कभी वो नेगेटिव है। इसको हम यूनिडायरेक्शनल नहीं कहेंगे। यूनि वर्ड स्टैंड्स फॉर वन एंड बाय डायरेक्शनल स्टैंड्स फॉर टू। बाय का मतलब क्या होता है? दो। मतलब इस करंट के दो डायरेक्शंस होंगी, कुछ वैल्यू पॉजिटिव में और कुछ वैल्यू नेगेटिव। क्या इतनी बात मेरी पूरी तरह से? इट हैज बोथ द डायरेक्शन पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? बाय डायरेक्शन। कैसा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट? आओ हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। अगर आपके पास इस एक्सिस पे मैं आई ले रहा हूं करंट, और इस एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट ऐसा होगा। क्या ये कर्व आपने पहले कभी देखा था? यस। आप सब जिन लोगों को मैंने ऑसिलेशन और वेव पढ़ाया है, पढ़ा तो सब लोगों ने होगा, जिनको मैंने पढ़ाया है मैं उनको एडवाइस करूंगा कि एक बार आप प्लीज मेरे एसएचएम के नोट्स को फिर से गो थ्रू हो जाना। इट विल हेल्प यू अ लॉट। जिनको मैंने नहीं पढ़ाया है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, मैं हर बात छोटी जीरो से बात करता रहूंगा। इफ पॉसिबल आप लोग भी मेरे एसएचएम के शुरू के नोट्स लेकर दोबारा पढ़ जाओ। आप यकीन मानो आपको एसी में बहुत हेल्प मिलेगी।
बात समझ में आ रही है? मैं छोटे छोटे टर्म्स की एक बार फिर से डिस्कशन जरूर कर दूंगा, बट एक बार आप लोग सबको ही शेयर कर लेना। मैंने उसका साथ पीडीएफ वगैरह भी आपके पास शेयर किया हुआ होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड पे चल रही थी, एक बार आपस में शेयर कर लेना, जस्ट इनिशियल पेजेस, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बट फिर भी मैं सारी बात करूंगा। इस ग्राफ को देख को किसी की याद आती है? मुझे याद आती है, मुझे साइन की याद आती है। जितने भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे उन सब ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया होगा कि ये किसका कर्व है, साइन का कर्व है। और जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो आप आपने इस कर्व को जरूर देखा होगा, जब मैं या जो भी आपके टीचर्स होंगे प्लस टू में, प्लस वन में, उन्होंने आपको पढ़ाया होगा ऑसिलेशन, और वहां दिस इज द कर्व ऑफ साइन, ये साइन का कर्व होता। आप अगर इसके नेचर को बहुत ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है? यस, देखो हर टाइम पे इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलग अलग है। अरे हाँ ना बोलो यार। और हर टाइम पे इसके डायरेक्शन की वैल्यू भी, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज चेंज। बोलो इतनी बात क्लियर है? एक तो पहली चीज ऐसी हो सकती है। दूसरा देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक और अल्टरनेटिंग करंट का। एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक एग्जांपल और क्या हो जाएगा, ये मेरे पास I है और ये मेरे पास T है। ध्यान देना बेटा, ध्यान से। आप अगर ध्यान से देखो तो टाइम के साथ इस करंट का मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन करंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, फिक्स। ये करंट कैसा होगा, मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। ये कौन सा करंट होगा बोलो बेटा, एसी होगा डीसी होगा? ये भी एसी है। बात समझ में आ रही है? ये भी क्या है, एसी है, बिकॉज की पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। तो मैं एक और एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं, वो देखो कैसा होगा। ये आई है, ये टी है, इसमें क्या होगा बोलो बेटा, करंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है कि चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। करंट की पोलैरिटी सेम है कि चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये भी कैसा हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एसी करंट। कई बारी आपको अगर किसी जगह पर डायग्राम में देखो, डीसी का एक तो सिंपल एग्जांपल ये हो जाता है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, दिस द करंट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, नाइदर इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन, नाइदर इन पोलैरिटी। लेकिन अगर आपको कभी कोई कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल दे, तो आप उसके झांसे में मत आना, इट इज नॉट एसी, इट इज अ डीसी। ये एसी और डीसी की कॉम्बिनेशन है, ये करंट भी एसी नहीं है। क्यों नहीं है ये एसी, क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही होती तो ये क्या होता, एसी। तो इसको हम कौन सा कहेंगे, दिस इज कांस्टेंट डीसी एंड इट इज नोन एज माय वेरिएबल डीसी। तो इस हिसाब से हमने करंट को ब्रॉडली दो टाइप में कैटेगराइज किया। कौन कौन सा, एसी एंड डीसी। एसी करंट कौन है, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज हो रही हो, और डीसी वो है जिसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है बट पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं। पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा।
बात नहीं बेटा, फटाफट नोट डाउन करो। डन। डन बेटा, लिखो। अभी भी नहीं हुआ है? अब सुनो, लिखो। एसी करंट इज दैट करंट, बातें करने से नहीं होगा बेटा जल्दी। AC current is that current whose polarity and magnitude both changes with time. AC current is that current whose polarity and magnitude both changes with time. तो AC करंट कैसा करंट है बेटा? ऐसा करंट जिसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ चेंज हो रही होती है। अब एक सवाल है कि हमें किस तरह का एसी पढ़ना है। क्या हमें हर तरह का एसी पढ़ना है? तो नहीं बेटा, हमें हर तरह का एसी नहीं पढ़ना, हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एसी पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है बेटा? एक स्पेशल टाइप ऑफ एसी। वो क्या है? वो है साइनोसोडियल बिहेवियर ऑफ एसी। बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? ऐसा वेव जो कैसे वेरी कर रहा हो बेटा? साइन वेव के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा हो। जो आपके सामने ये डायग्राम है, पहला डायग्राम लिखो। इसके नीचे we will study a special type of AC. We will study a special type of AC that is the sinusoidal behavior of AC. We will study a special type of AC that is the, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, sinusoidal. We will study a special type of AC that is the sinusoidal behavior of AC. हम एक स्पेशल टाइप ऑफ AC के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? बोलो बेटा, साइनोसोडियल बिहेवियर। इसका क्या मतलब होता है? कि उसका जो फंक्शन है वो किसके तरह वेरी कर रहा होगा बेटा? साइन की तरह वेरी कर रहा होगा। इसका फंक्शन किस तरीके से वेरी कर रहा होगा बेटा? साइन की तरह वेरी कर रहा होगा। जिसका फंक्शन साइन के ग्राफ की तरह वेरी कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? साइनोसोडियल बिहेवियर। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। ये किसका ग्राफ है बेटा? साइन का ग्राफ है। तो एसी बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे हमने वहां पे देखा था, उसको हम सॉ टूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SAW, सॉ, TOOTH, सॉ टूथ, है ना? उसके दांत जैसे है ना शेप, फिर उसको शॉर्ट टूथ बोलते हैं। वो हमारे सिलेबस इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे। लेकिन हमें कौन सा सिलेबस में पढ़ना है? वो क्यों? क्योंकि जो हमारे घर में करंट सप्लाई हो रहा होता है वो साइनोसोडियल बिहेवियर है ना। जो हमारे हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए करंट के इस्तेमाल किया जा रहा है वो कैसा करंट है बेटा?
साइनोसोडियल बिहेवियर है। वो कैसा बिहेवियर है बेटा? साइनोसोडियल बिहेवियर है। तो यहां जो करंट का वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस प्रकार से होगा। और जो करंट की यहां इक्वेशन लिखी जाएगी वो इक्वेशन क्या होने वाली है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और y इज इक्वल, चलो अभी मैं पहले इसको ले देता हूं, cos ओमेगा टी प्लस फाई। क्या ये इक्वेशन आप में से किसी को याद है? याद है कि बिल्कुल खा गए हो? याद है? इट वॉज द जनरल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। y क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। a क्या था? एम्पलीट्यूड। साइन और कॉस क्या था? ग्राफ की शेप। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, परेशान मत होना। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई क्या है? फेज। पहले आपको नाम तो याद दिला दो। तो यहां पे जो करंट की वेरिएशन हो रही होगी, यहां जो करंट की वेरिएशन हो रही होगी वो कैसी वेरिएशन हो रही होगी बेटा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों में कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। एंड बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट करंट इज वेरिएबल या करंट इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू साइन और कॉस। तो इक्वेशन क्या बन रही है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या क्या वैल्यू है? यहां I का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। I का मतलब क्या होगा बोलो बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट। इसका क्या मतलब होता है? जब आप t की कोई वैल्यू पुट करोगे उस मोमेंट पे जो आपको करंट मिलेगा, कॉन्सेंट्रेट करो इधर, कहां ध्यान है, t की जब आप कोई वैल्यू पुट करोगे उस पे जो आपको करंट की वैल्यू मिलेगी, दैट करंट इज नोन एज माय इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आपने t की कुछ वैल्यू पुट की 0 1 2 3, उस मोमेंट पे जो भी आपको करंट की वैल्यू मिली उस करंट को हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट। आई नॉट क्या होता है बोलो? इट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड कौन सा होता था बोलो बेटा? मैक्सिमम वैल्यू होती थी ना, तो आई नॉट क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, और इट इज नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? आई नॉट। ये सारी वैल्यूज कौन सी वैल्यूज है? या तो आई नॉट या माइनस आई। तो आई नॉट रिप्रेजेंट्स योर पीक वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है इसके फॉर्मूला जरा याद करा दूं। ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, या फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा? 1 बाई टी, या फिर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा? 2 पाई बाई टी। दिस ऑल आर द फॉर्मूलाज ऑफ ओमेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब ध्यान रहे, ये जो कैपिटल टी है ना, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी दोनों अलग अलग होगा। तब छोटी छोटी बातें याद दिला दे रहा हूं, नोट से एक बार दोबारा पढ़ लेना, वैसे मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। जो यहां कैपिटल टी है, इट रिप्रेजेंट द टोटल टाइम पीरियड। कैपिटल टी क्या बताता है बोलो बेटा? टोटल टाइम पीरियड। और जो स्मॉल टी है, यहां पे जो स्मॉल टी है वो टाइम एट दैट इंस्टेंट। मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। पहले इतनी बात नोट डाउन करो, फिर मैं इधर लिख देता हूं। इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको पुरानी इक्वेशन याद दिलाने के लिए लिखाया है। टोटल टाइम पीरियड हो गया। तो अब मैं किसकी टी, स्मॉल टी की वैल्यू का मतलब होगा टाइम। स्मॉल टी का मतलब क्या होगा बेटा? किसी मोमेंट का टाइम, किसी स्मॉल पीरियड का टाइम, किसी इंस्टेंट का टाइम। और लास्ट वाला पाई का मतलब क्या था बेटा? फेज। फेज का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इतनी सारी बात याद रख।
कल के टेस्ट में आपने कैपेसिटेंस की तैयारी कर ली है और आपने इसकी भी तैयारी कर ली है ईएमआई की। जो कल के टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं है ना बेटा, मैं पीटूंगा, पक्की बात है। पिछले टेस्ट के मार्क्स और आपको कॉपी दोनों मिल जाएगी। हाँ जी छोटी, जितनी हुई है उतना टेस्ट जरूर दो, जितनी हुई उसके टेस्ट जरूर दो, और क्लासेस स्कूल एग्जाम के चक्कर में मिस नहीं करो, प्रिपेयर कर लो। आज लग जाओ जाके, कल अगर नहीं हो सकता इफ पॉसिबल स्कूल से कल लीव ले लो, छुट्टी कर लो और लग के प्रिपेयर कर लो। नहीं करोगे बेटा फिर सितंबर एग्जाम का एंड में प्रिपरेशन नहीं हो पाना है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके टुकड़ों में प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो एंड में आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। मैम ने तो हमेशा कुछ ना कुछ कहना ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो वो तुम देख लो, मैंने आपको बता दिया है, हम अगस्त में एंटर कर चुके हैं, आपके पास 1 महीने का टाइम है और 1 महीने में आपके पास बहुत सारा सिलेबस आने वाला है। मेरे को परेशानी नहीं होनी है, मैंने तो पढ़ा के खत्म करा देना है। परेशानी आपको होनी क्योंकि आपको सारी चीजें रिटेन करनी है। तो अगर आप नहीं रिवाइज करोगे बेटा तो फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एंड में चीजें इकट्ठा नहीं हो पाएगी, मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप सिंसियरली, क्योंकि कैपेसिटेंस भी बड़ा चैप्टर है, ईएमआई में बहुत सारा कंसेप्चुअल है, तो कल थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाऊंगा, बढ़िया से कल तैयारी करो कैपेसिटर और ईएमआई दोनों को मिलाकर, तो फिर मजा आएगा कल के टेस्ट। कल का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक तरह से आपका कैपेसिटेंस तैयार हो जाएगा, ईएमआई तैयार हो जाएगा। अगली वीक का जो टेस्ट है मोस्ट प्रोबेबली वो मैं सैटरडे को रखूंगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। वो इसलिए सो दैट कि मैं मैक्सिमम पार्ट ऑफ एसी जो है वो कवर अप कर दूं। शुरू का एसी सिमिलर सा होगा, तो नेक्स्ट वीक का टेस्ट जो है मैं मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को रखूं इंस्टेड ऑफ वेडनेसडे, और उसमें आपके पास सारा एसी और सारा ये आएगा करंट, ठीक है, सारा एसी और सारा करंट आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो टेस्ट में आपका सैटरडे को रखूंगा। नेक्स्ट से प्रिपेयर करना अभी से शुरू कर दो, उस टेस्ट के लिए जान लगा के उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि बीच में ना एक रक्षाबंधन की छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की, फिर भी एसी ऑलमोस्ट अपना खत्म हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट एसी कवर अप हो जाएगा। तो छोटा मोटा पार्ट रहेगा, उसको छोड़ के हम कर लेंगे वहां। तो आप एसी को बिल्कुल साथ साथ प्रिपेयर करते चलो। होगी बात पूरी तरह से क्लियर है? चलो अब फाई का कंसेप्ट समझ लो बेटा। फाई का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब क्या होता है। फेज देखो वर्ड हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। मैं कुछ कॉमन एग्जांपल के साथ आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लो जब मैं कहूं कि जैसा मेरा बिहेवियर है वैसा ही ठीक बिहेवियर शौर्य का भी, मान लेते है नहीं वैसा, लेकिन मान लेते, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मैं और शौर्य दोनों किस चीज में है, सेम फेज में। सेम फेज का मतलब जिस तरह टाइम के साथ मैं बदल रहा हूं वैसे ही टाइम के साथ शौर्य भी बदल रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम दोनों का बिहेवियर क्या है, एक जैसा है, तो हम कहेंगे हम दोनों किस चीज में है, सेम फेज। लेकिन मान लो मेरा बिहेवियर और ईशान का बिहेवियर अलग अलग, ठीक है। मैं जिस तरह से टाइम के साथ बदल रहा हूं ईशान उस तरह से टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। मैं टाइम के साथ मोटा हो रहा हूं, ईशान टाइम के साथ पतला हो रहा है। तो हम दोनों का जो बिहेवियर है वो कैसा है, ऑपोजिट है। तो हम कहेंगे हम दोनों किस चीज में है, आउट ऑफ फेज में। अगर कोई भी दो कर्व एक जैसा बिहेवियर शो करे विद द टाइम, फेज हमेशा कंपैरिजन से निकाला जाता है। बात समझ में आ रही है? फेज हमेशा कैसे निकाला जाता है, कंपैरिजन से निकाला जाता है। तो किसी टाइम पर कोई दो वेव एक जैसा बिहेवियर शो करे, कैसा बिहेवियर शो करे, एक जैसा बिहेवियर शो करे, तो हम क्या कहेंगे, वो वेव किस चीज में है, सेम फेज में। जस्ट मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं, थोड़ी आपको और बात क्लियर हो जाएगी। अगर आपको याद हो, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, ये किसका कर्व है बेटा, साइन का कर्व है। और अगर आप यहां पे देखोगे तो ये किसका कर्व है बेटा, कॉस का कर्व। अगर आप साइन और कॉस का बिहेवियर देखो, आपको क्या लगता है दोनों का सेम बिहेवियर है या ऑपोजिट बिहेवियर है? कुछ बिहेवियर में चेंज है, ऑपोजिट तो नहीं है बट चेंज है। कैसा,
ये बिहेवियर ओरिजिन से शुरू होकर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, और कॉस का बिहेवियर कैसा है, मैक्सिमम से शुरू होकर मिनिमम की तरफ जा रहा है। यस और नो? सो विथ टाइम द वैल्यू ऑफ साइन इज इंक्रीजिंग, बट विद द टाइम द वैल्यू ऑफ कॉस इज डिक्रीजिंग। तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा। ये किसका कर्व है बेटा, साइन का, ये किसका कर्व है, कॉस का, एंड बोथ आर आउट ऑफ फेज। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ये दोनों वेव किस चीज में है, आउट ऑफ फेज। कितने आउट ऑफ फेज में है, तो π/2 से आउट ऑफ फेज में है। ये मैथमेटिकली भी इस बात को स्टैब्लिश करता है, sin π/2 प्लस थीटा यू गेट अ cos, है ना। तो आपको इन दोनों बिहेवियर को दोनों वेव्स को देख के पता चल रहा है कि दोनों वेव कैसा है, सेम बिहेवियर का नहीं है, अलग अलग बिहेवियर का है। तो मैं क्या कहूंगा, दोनों वेव किस चीज में है, बोथ द वेव्स आर आउट ऑफ फेज। अगर दोनों वेव एक जैसा होता, एक जैसा बिहेवियर शो कर रहा होता, तो मैं क्या कहता, दोनों वेव क्या है, सेम फेज में है। लेकिन यहाँ पे दोनों वेव्स के बिहेवियर एक जैसे नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, दोनों वेव किस चीज में है बेटा, आउट ऑफ फेज में है। ठीक है, नोट डाउन करना, बस 1 मिनट आए। यहां तक की सारी सिचुएशन क्लियर है? तो इससे क्या पता चला कि जो दोनों वेव है मेरे पास, बोथ द वेव्स आर आउट ऑफ फेज। अगर आपको मैं एक और वेव बना के दिखाऊं, देखना जरा, यहां पर मैं एक वेव और बना के दिखा रहा हूं, इसका साइन के साथ ही कंपैरिजन करना, इसका साइन के साथ ही कंपैरिजन करना। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, ये पहला वेव और ये आखिर का जो वेव है, ये दोनों आपको क्या लग रहा है, सेम फेज में लग रहा है या आउट ऑफ फेज में लग रहा है, आउट ऑफ फेज में लग रहा है, डेफिनेटली आउट ऑफ फेज में। कैसे, देखो, ये स्टार्ट करके पॉजिटिव में ऊपर की तरफ जा रहा है, इंस्टेड ये स्टार्ट करके नेगेटिव में नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक की वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रही है और दूसरे की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है। तो ये दोनों वेव भी किस चीज में होगा, बोलो बेटा, आउट ऑफ फेज। और यहां पे फेज डिफरेंस कितना होगा, बोलो बेटा, पाई। यहां पर फेज कितना है, π/2। अगर आप चेक करोगे तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, बोलो बेटा, माइनस साइन थीटा, है ना। साइन पाई प्लस थीटा क्या बन जाता है, बोलो बेटा मेरे पास, माइनस साइन थीटा। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों वेव भी किस चीज में बेटा, दिस बोथ वेव्स आर आउट ऑफ फेज। ये दोनों वेव भी आउट ऑफ फेज है, ये दोनों वेव भी किस चीज में है, आउट ऑफ फेज में है। क्या इतनी बात पूरी तरह से क्लियर है? तो इससे हमें कुछ बेसिक बातें क्लियर पता चल गई। क्या क्या पता चल गई, एम्पलीट्यूड के बारे में पता चल गया, साइन और कॉस से क्या पता चल गया, वेव का बिहेवियर कैसा होगा, ओमेगा मतलब बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई का मतलब क्या है, फेज। इतनी सारी बात सबको क्लियर है? नोट डाउन कर लो ये दोनों ग्राफ को बताकर कि इट इज द एवरेज वैल्यू, सॉरी, इट इज द सेम फेज एंड आउट ऑफ फेज। ठीक है, इट इज द सेम फेज एंड आउट ऑफ फेज। अब कर दो बेटा, आप नोट डाउन कर लो 1 मिनट, मैं जस्ट 1 मिनट।
एक बात समझो बेटा, जब भी हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे ना, तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट की हमेशा एवरेज वैल्यू निकालेंगे। कौन सी वैल्यू निकालेंगे? एवरेज वैल्यू। अब सोचो, हमें एवरेज वैल्यू निकालने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो। यस और नो? और इसकी एवरेज वैल्यू क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि ना तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, ना ही इसकी डायरेक्शन फिक्स है। अब जो चीज हर समय पर बदल रही है, तो तुम किसी इंटरवल के लिए उसकी कौन सी वैल्यू निकालोगे? एवरेज वैल्यू निकालोगे। बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज समझ में आती है कि इसकी हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे बेटा? एवरेज वैल्यू। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। छोटी देखो यहां से फटाफट, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, इसको बुक में बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट के साथ दिया हुआ है। मैं आपको जैसे बता रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना, आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं आएगी, आप बहुत इजीली मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकाल लो। समझना ध्यान से। इस क्लासरूम में हम जितने लोग हैं, अगर हम सबकी हाइट की मीन वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालेंगे बेटा? हम सबकी हाइट ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। अगर इस क्लासरूम में जितने बच्चे हैं, हम सबके वेट की मीन वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम सबका वेट ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो। यहां करंट क्या कर रहा है? करंट फिक्स है कि वेरी कर रहा? वेरी कर रहा, हर टाइम पे वेरी कर रहा। तो करंट कैसे वेरी कर रहा होगा? इसकी कोई ना कोई इक्वेशन दी हुई होगी, इसकी कोई ना कोई फंक्शन दी हुई होगी। फंक्शन समझते हो ना क्या होता है? जिस तरीके से करंट टाइम के साथ क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। उसकी कोई ना कोई क्या दी हुई होगी आपके पास? इक्वेशन। अगर आप उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, आप उस इक्वेशन को क्या करो? इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ना ही होता है। इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ना। अगर आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके जिस टाइम के लिए जोड़ा है उस टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। देखना कैसे, जरा कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, पहले समझना। क्या ये सबको पता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है? ये कौन सा करंट है? इंस्टेंटेनियस करंट या एवरेज करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। जब भी हम DQ वर्ड यूज करते हैं, इट इज इंस्टेंटेनियस। स्मॉल d इज योर इंस्टेंटेनियस, DQ बाई dt इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर मैं एवरेज वैल्यू लिखूं, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन क्या अपने को इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है या एवरेज करंट निकालना है? एवरेज। तो I एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बेटा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ऐसे लिखते थे यार, है ना? एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता था? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यार एवरेज का मतलब क्या होता था? चेंज की वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। छोटी छोटी बातों को देखना, सारी बात समझ में आ जाएगी। इन्हीं दो रिलेशन को, ये कौन सा? ये आई एवरेज का मतलब हो गया करंट एवरेज। मैं इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, कोई डाउट? डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। बोलो बात क्लियर है? अब मुझे सारी वैल्यू चाहिए, मैं इंटीग्रेट कर दूं। इसको जीरो से लेकर जिस टाइम तक निकालना है टी तक, इसको जीरो से लेकर क्यू तक। बोलो यस और नो। ये वैल्यू आपको क्या दे देगा? या इसको Q1 से Q2 तक इंटीग्रेट कर दूं तो ये वैल्यू क्या दे देगा? बोलो डेल्टा क्यू। नहीं समझ में आई बात? डी क्यू की इंटीग्रेशन क्यू, फिर फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मान लो क्यू, इसको मान लेता हूं मैं, ये है Q2, ये है Q1, ये है Q2। ये टाइम क्या है? T1, ये टाइम क्या है? T2। T1 टाइम पे चार्ज Q1, T2 टाइम पे चार्ज Q2। तो ये आपको डेल्टा क्यू नहीं दे देगा? आप सबको याद होगा डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो जाता है? चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल। तो ये क्या हो जाएगा? Q2 माइनस Q1। मैं सीधे डेल्टा क्यू लिख दूं। बोलो यस और नो। अच्छा, नीचे ये वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर देखना बेटा, I बाहर आ गया, dt की इंटीग्रेशन T, फिर ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस
T1, तो इट विल बी रिटन एज I डेल्टा टी। आना बोलो यार, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं दोनों साइड डेल्टा टी से या इस डेल्टा टी को लाके इधर डिवाइड कर दूं, या यहां भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, या आपको अगर पसंद नहीं आए तो मैं I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कर दूं, तो आपको I क्या मिल गया बोलो बेटा? एवरेज मिल गया। आई बात समझ? तो बेसिकली मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, देखो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं अगर चार करंट को इंटीग्रेट कर दूं और टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आई एवरेज आ जाएगा, बोलो यस और नो? पक्की बात है? तो यहां ध्यान से देखना बेटा, मैं यहीं तक इक्वेशन रहने देता हूं, एंड दिस इज माय डेल्टा क्यू, यही इंटीग्रेशन T1 से T2 तक I dt। मुझे नहीं पता करंट कैसे, अब यहां करंट कांस्टेंट है कि करंट वेरिएबल है? इसी में वेरिएबल, तो करंट तो बाहर नहीं आएगा, करंट कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल करंट की इक्वेशन क्या हो गई होगी, मान लो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब ये करंट कांस्टेंट है वेरिएबल है? बोलो बेटा वेरिएबल, तो हम यहां करंट की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया बोलो बेटा डेल्टा टी, यहां भी क्या डिवाइड कर दिया है डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या बनेगा बोलो आई एवरेज। क्या फॉर्मूला बना आई एवरेज का, इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 I dt अपॉन डेल्टा टी। ये आपको सीखना नहीं है, सीखना नहीं मतलब ये प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ये है भी नहीं। मैं आपको एवरेज वैल्यू की जो डेफिनेशन आपके बुक में दी है ना, पढ़ोगे तो लगेगा पता नहीं क्या बकवास लिखी है, अभी पढ़ के देखना इसके बाद। मैं आपको एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं, सो डेट कि आपको किसी भी तरीके की क्वेश्चन आए एवरेज वैल्यू की तो आपको कोई परेशानी फेस करने की जरूरत नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या वैल्यू है, आई एवरेज की वैल्यू बोलो T1 से T2 I dt अपॉन डेल्टा टी, यस और नो? क्या पूरी बात क्लियर है? मैंने कैसे निकाला फिर से जरा समझ लो। आई का मतलब क्या होता था बोलो बेटा, dq बाय dt। आई एवरेज की वैल्यू क्या होती थी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। एसी में करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। यहां करंट की क्या इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये करंट आपको क्या लग रहा है, कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। For different value of time, you will get different value of current. Yes or no? For different value of time, you will get different value of current. तो इसका मतलब यहां से I की वैल्यू तो बाहर निकाली नहीं जा सकती, इससे क्या मिल गया डेल्टा क्यू, और यहां ये दोनों साइड मैंने क्या किया डेल्टा टी से डिवाइड, यहां आपको क्या मिल गया आई एवरेज। तो आई एवरेज का फॉर्मूला आप सारी जिंदगी याद रखो, क्या करना है T1 से T2 तक इंटीग्रेट किसको, करंट के फंक्शन को डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको ये लॉजिकली भी समझ में आता होगा, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, करंट को मैंने यहां से यहां तक जोड़ दिया और इससे मैंने डिवाइड कर दिया, और यही होता है एवरेज वैल्यू। एक बार फिर से हम पुराने एग्जांपल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें इस क्लास के हर एक बच्चे की हाइट का एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हर एक बच्चे की हाइट को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। यहां पर अगर मुझे करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी थी तो मैंने करंट की वैल्यू को T1 से T2 तक ऐड करके क्या किया, डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, और मुझे क्या मिल जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करो, एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं, बस 2 मिनट लगेगा, फटाफट लिखो। हो गया? आप देखो बेटा,
ये आपके पास आई का फंक्शन दिया हुआ टाइम के साथ, फाइंड आई एवरेज फॉर t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4। जल्दी से मुझे आंसर बता दो सबको इसका। देखो मैं कर देता हूं, इसी को निकालना है। क्या निकालना है बोलो बेटा मेरे पास? करंट एवरेज। क्या फॉर्मूला होगा बोलो बेटा? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? 2 से 4 तक। करंट की इक्वेशन क्या है बोलो बेटा? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt अपॉन नीचे डेल्टा टी है। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है बोलो बेटा? T2 माइनस T1। तो फिर से आई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो बेटा? इंटीग्रेशन 2 to 4 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 4 और T1 की वैल्यू 2। 4 माइनस 2 सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। नहीं मेरी बात समझ में आई? ठीक है, क्या आंसर आ रहा है भाई? जो भी आएगा, मैंने तो अपने मन से कुछ भी वैल्यूज दे दी थी, है ना? आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। कल तो आपका टेस्ट है, ठीक है? कोई डाउट होगा और पढ़कर आओ, है कि नहीं? काफी बैडमिंटन खेल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट के